हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लास। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ टॉपिक्स हमारे वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन आंसर के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। ठीक है, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हम फिर से कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और लोगों तक शेयर कर लीजिए। फ्रेंड्स, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 की जो एग्ज़ाम है वह फरवरी मंथ में होने की संभावना पूरी है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक वैक न लगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि डिस्क्राइब द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ द राइट्स रिटन इवेंट्स डिस्क्रिप्शन। करा है कि जो रिटन इवेंट्स डिस्क्रिप्शन है, यानी किसी भी पैराग्राफ को या फिर किसी भी घटना का जो लिखित विवरण होता है, ठीक है, जब हम लिखते हैं तो उसके गुण और दोष क्या होते हैं उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है कि डिस्क्राइब द मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है गुण और डिमेरिट्स का मतलब होता है दोष। गुण और दोष को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ऑफ द रिटन इवेंट्स, जैसे लिखित कोई भी घटना है, लिखित घटना का जो विवरण है, ठीक है, उसके गुणों और दोषों की व्याख्या करना है या फिर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इन द रिटन इवेंट्स डिस्क्रिप्शन पीपल डिस्क्राइब एंड इवेंट्स इन द राइटिंग। जो रिटन इवेंट्स डिस्क्रिप्शन होता है, लिखित जो है कि घटना विवरण होता है, वह किसी शिक्षार्थी के द्वारा लिखित रूप से एक घटना का जिक्र होता है, जो कि घटना का व्याख्या होती है। ठीक है, द रिटन इवेंट्स डिस्क्रिप्शन इज गुड एक्सरसाइज इन रिटन। जो रिटन इवेंट्स डिस्क्रिप्शन जिसे बोलते हैं लिखित घटना विवरण जो होता है, वह रिटन कंपोजिशन, जैसे हम बोलते हैं लेख कंपोजिशन में, जो है कि एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, एक अच्छा जो है कि अभ्यास होता है। ठीक है, देखिए अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं। किसके रिटन डिस्क्रिप्शन के मेरिट्स देख लेते हैं, मतलब गुणों को देख लेते हैं। पहला गुण आप लिख सकते हैं, इट डिसिप्लिन द पीपल्स। मतलब जो शिक्षार्थी होता है, जो लर्नर्स होता है, वो क्या करता है कि डिसिप्लिन, अनुशासित करता है। किसको अनुशासन में रखता है, किसको, छात्र को। ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट हैज ए ग्रेटर कंट्रोल ओवर द पीपल्स। जो रिटन डिस्क्रिप्शन मतलब लिखित विवरण जो होता है ऑफ एन इवेंट, किसी एक घटना का, हैज ए ग्रेटर मतलब बड़ा जो है कि नियंत्रक, कंट्रोलर होता है, कंट्रोल होता है ओवर द पीपल मतलब शिक्षक या विद्यार्थी के ऊपर। देन ए ओरल डिस्क्रिप्शन, देन ए ओरल डिस्क्रिप्शन, ओरल का मतलब होता है मौखिक। मौखिक विवरण की अपेक्षा जो लिखित विवरण होता है किसी भी घटना का, वो क्या होता है, ज़्यादातर कंट्रोलर होता है, मतलब उसके नियंत्रण में होता है। ऑफ एन इवेंट, एक घटना का, हैज़ सो इट डिसिप्लिन द पीपल, इसलिए जो शिक्षार्थी होते हैं वो अनुशासन मतलब अनुशासित रहते हैं। ठीक है, अब भाषा में अनुशासन का मतलब ये है कि जो सिंबल वगैरह हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पंक्चुएशन, इत्यादि चीज़ों का वो ध्यान रखता है। और लिखित विवरण जो होता है एक प्रूफ के रूप में होता है। ठीक है, इसलिए ये जो है कि उसको अनुशासित करता है रिटन डिस्क्रिप्शन किसी भी शिक्षार्थी को। ये दूसरा है कि इट प्रूव द पीपल्स हैंड राइटिंग। जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, जब कोई भी शिक्षार्थी किसी भी इवेंट्स को क्या करता है, राइट करता है, तो क्या करता है, उसकी राइटिंग, उसकी जो हैंड राइटिंग होती है उसमें क्या होता है, सुधार होता है। इट इम्प्रूव द पीपल्स हैंड राइटिंग। ये क्या है, रिटन डिस्क्रिप्शन के गुण हैं कि कोई भी छात्र लिखता है तो उसकी हैंड राइटिंग सही होती है। द रिटन डिस्क्रिप्शन इज ए गुड एक्सरसाइज इन हैंड राइटिंग। ठीक है, जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है वह हैंड राइटिंग में एक अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। इफ़ अ पीपल राइट्स ए बैड, एक जो शिक्षार्थी वो खराब या इलेजिबल मतलब अपठनीय, इलेजिबल का मतलब होता है अपठनीय, राइटिंग मतलब होता है लेख, लिखता है, राइटिंग द टीचर आस्क हिम टू इम्प्रूव द हैंड राइटिंग। जब कोई भी बच्चा, कोई भी शिक्षार्थी होता है, जब वो कोई भी इवेंट्स को, किसी भी कहानी को, फिर कुछ भी लिखता है, तो एक शिक्षक क्या देखता है कि वो बच्चा गलत लिखता है या फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अपठनीय होते हैं, जिससे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जो शिक्षक होता है उसे सुधारने के लिए कह रहा है, द टीचर आस्क हिम टू इम्प्रूव द हैंड राइटिंग। जो शिक्षक होता है उसकी हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए उसे कहता है। ठीक है, अ टीचर वे इवन राइट ए सेंटेंस इन हिज गुड हैंड राइटिंग एज ए मॉडल। जो शिक्षक होता है मैं लिख सकता है, मैं मतलब लिख सकता है, इवन राइट हमेशा राइट ए सेंटेंस, एक सेंटेंस को इन हिज गुड हैंड राइटिंग, एक अच्छे जो है कि हैंड राइटिंग में, क्योंकि एज ए मॉडल के रूप में। ठीक है, एंड आस्क द पीपल टू कॉपी इट, और जो है कि जो शिक्षार्थी है उसको कॉपी करने के लिए, नकल करने के लिए कह सकता है इसे सेवरल टाइम मतलब कई बार। ठीक है, इन दिस वे, इस तरीके से द पीपल्स राइटिंग में बी इम्प्रूव्ड। इस प्रकार से जो शिक्षार्थी है, जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, ठीक है, उसकी लिखावट में सुधार हो सकता है। ये कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी सुंदर राइटिंग में, सुंदर हस्तलेख में कोई भी इवेंट्स को लिखा और विद्यार्थी को कहा, ठीक है, कि उसको कई बार जो है कि उसी जैसे जिस हैंड राइटिंग में शिक्षक लिखा उसी हैंड राइटिंग में शिक्षार्थी को लिखने के लिए कहेगा, तो शिक्षार्थी की जो है कि हस्तलेख, जो हैंड राइटिंग वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तीसरा जो मेरिट्स है, तीसरा जो
रिटन डिस्क्रिप्शन का जो गुण है वो इट इम्प्रूव द स्पेलिंग, ये क्या करता है स्पेलिंग को भी इम्प्रूव सुधारता है। जैसे अब हम कोई भी स्पेलिंग क्या करते हैं इंग्लिश लिखते समय गलत कर देते हैं, तो अगर बोलने में और लिखने में दोनों में डिफरेंस है, हम लिखेंगे तो गलत लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अगर हम लिख करके चीज़ों को समझते हैं तो उसमें क्या होगा कि हम स्पेलिंग एरर्स करने में और स्पेलिंग को गलत करने से बच जाएंगे। एज ए पीपल हैव टू डिस्क्राइब द इवेंट्स इन राइटिंग, जब क्या करता है कोई भी बच्चा लिख करके किसी चीज़ को, किसी भी घटना को क्या करता है वर्णन करता है, व्याख्या करता है, दैट दे ट्राई टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग, वे सही स्पेलिंग लिखने का प्रयास करते हैं। इफ़ दे मिस स्पेल अ वर्ड, जब वो वर्ड मीनिंग को मिस स्पेल करते हैं, कि सही तरीके से स्पेलिंग नहीं लिखते हैं अ वर्ड, द टीचर राइट्स द करेक्ट स्पेलिंग, जो टीचर होता है वो करेक्ट स्पेलिंग लिखता है। इन दिस वे, इस तरीके से इट इम्प्रूव द स्पेलिंग ऑफ द पीपल्स, इस प्रकार से जो शिक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसकी स्पेलिंग्स भी क्या होती है इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। चौथा हमारा जो मेरिट्स है, जो गुड है, वो है रिवीजन ऑफ द ग्रामर। इससे क्या होता है कि ग्रामर का रिवीजन भी होता है। ये पीपल हैज़ टू बी केयरफुल रिगार्डिंग द ग्रामर रूल्स, ठीक है, वाइल राइटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। कह रहा है कि जो एक शिक्षार्थी होता है, एक जो शिष्य होता है, ठीक है, किसी भी घटना के विवरण को लिखते समय, ठीक है, उसके ग्रामर के नियमों का बहुत ही ध्यान देना चाहिए। हैज़ टू ध्यान देना पड़ता है, लिखा ना कि ए पीपल हैज़ टू ध्यान देना पड़ता है एक शिष्य को, टू बी केयर मतलब सावधान होकर के, रिगार्डिंग मतलब संबंध से, द ग्रामर रूल्स, ठीक है, ग्रामर के नियमों से संबंधित, वाइल राइटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट्स, ठीक है, जब किसी भी एक घटना के विवरण को लिखते समय, ठीक है, एक बच्चा जो होता है, जो शिष्य होता है, वो ग्रामर के नियमों को क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। इफ़ ही मेक्स सम ग्रामेटिकल मिस्टेक, यदि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामर से संबंधित कुछ गलतियाँ करता है, तो टीचर करेक्ट, जो शिक्षक होता है उसके क्या करता है, करेक्ट करता है। पाँचवा हमारा जो हो जाएगा मेरिट्स में बून फॉर द साई पीपल, जैसे जो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साई किस्म के होते हैं, शर्मिले किस्म के होते हैं, मतलब लिखने में हिचकिचाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारी राइटिंग सही नहीं होगी, या फिर किसी वजह से, ठीक है, तो वो शर्माते हैं। बून फॉर द साई पीपल्स, रिटन डिस्क्रिप्शन इज ए बून फॉर द साई पीपल्स, जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, वो जो साई पीपल्स होते हैं, जो शर्मिले या फिर शर्मिंदगी करने वाले जो छात्र विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है। कह रहा इज ए बून फॉर मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, हु हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश, जो इस इंग्लिश को स्पीक करने में क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाते हैं। दे डू नॉट हेजिटेट इन राइटिंग, वो लिखने में हिचकिचाते नहीं हैं, ठीक है। मेरी डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के डिस्क्रिप्शन को, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो बोलने में शर्माते हैं, इंग्लिश या फिर किसी भी भाषा को किसी के सामने अगर हमें एक्सप्लेन करना हो, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो, तो वो छात्र क्या करता है, हिचकिचाता है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि बोल नहीं पाते हैं चीज़ों को किसी के भी सम्मुख, लेकिन उन सभी चीज़ों को लिख करके व्यक्त कर देते हैं। अपनी जो एक्सप्रेशन होती है लैंग्वेज को लेकर या फिर किसी घटना को लेकर, किसी भी स्टोरी को लेकर, वो लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो कुछ इस किस्म के जो भी छात्र होते हैं, उनके लिए जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है वो रामबाण होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। अब हम देख लेते हैं कि डीमेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स ऑफ रिटन डिस्क्रिप्शन। तो पहला आप लिख सकते हैं जो दोष होते हैं रिटन डिस्क्रिप्शन के, द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट टेक ए लॉट टाइम बोथ द पीपल एंड द टीचर। सभी लोग जानते हैं कि जो लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, पढ़ने में टाइम कम लगता है, उसी को कह रहा था रिटन डिस्क्रिप्शन। जो लेख विवरण होता है किसी भी घटना का, टेक्स मतलब ज़्यादा समय लेता है, लॉट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा समय, बोथ पीपल एंड टीचर, शिक्षक और छात्र दोनों का जो है कि सबसे बहुत ज़्यादा समय जो है कि ले लेता है जब हम किसी भी घटना के विवरण को क्या करते हैं, लिखते हैं। अब दूसरा ये लिख सकते हैं दोस्त कि इट कंज्यूम एनर्जी ऑफ बोथ पीपल एंड द टीचर। लिखने में जो है कि ज़्यादा एनर्जी लगती है, पढ़ने में कम एनर्जी लगती है, ठीक है, टाइम भी इसमें वेस्ट होता है। ऊपर आपको पहले बता दिया, ये हमारा दोस्त हो जाएगा। दूसरा दोस्त कि इट कंज्यूम्स मतलब इसमें एनर्जी नष्ट होती, मतलब क्या होती है, कंज्यूम होती है, ज़्यादा खपत होती है अब बोथ पीपल एंड टीचर, मतलब शिक्षक और छात्र दोनों की। तीसरा आप लिख सकते हैं इट नेग्लेक्ट द प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में, जैसे अब हम लिखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन तो करेंगे नहीं, ठीक है, बोल के तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तो ये उसके प्रोनाउंसिएशन की जो क्वालिटी उसको ख़त्म करता है। इंटोनेशन, लय तुक, जैसे एक लयबद्ध तरीके से जो चीज़ें पढ़ी जाती है उसको भी ख़त्म करता है। और स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस इत्यादि लाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से डीमेरिट्स लिख सकते हैं रिटन डिस्क्रिप्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिव द मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं, लेकिन इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन मेन टारगेट वही होता है, ठीक है, एग्जाम में पूछने का उनका, लेकिन क्वेश्चन घुमा के वो पूछ देते हैं। द लेसन प्लान इज, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, द लेसन प्लान इज दैट स्मॉल यूनिट ऑफ यूनिट्स। जो लेसन प्लान होता है वो इकाइयों का एक सबसे छोटी इकाई होती है ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर से संबंधित है। विच अ टीचर टीचर इन डिफरेंट पीरियड्स, जो कि शिक्षक एक निश्चित समय में क्या करता है, पढ़ाता है। द टीचर्स स्पेशली पीपल टीचर प्रिपेयर ए रिटेन आउटलाइन ऑफ द
यूनिट्स कंटेंट विच इज टर्म लेसन प्लानिंग करा है कि द टीचर जो होता है वो स्पेशली मतलब विशेष रूप से पीपल टीचर्स जो शिक्षक छात्र होते हैं प्रिपेयर तैयार करते हैं रिटेन आउटलाइन ऑफ द यूनिट्स इकाइयों का एक जो है रिटेन आउटलाइन क्या करते हैं तैयार करते हैं, ठीक है, रूपरेखा जिसको बोलते हैं। आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा तैयार करते हैं। आप द कंटेंट, जैसे कोई भी कंटेंट है, कोई भी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के इकाई के जो रूपरेखा है शिक्षक और छात्र क्या करते हैं स्पेशल रूप से तैयार करते हैं। विच इज टर्म्ड एज ए लेसन प्लानिंग, जिसे लेसन प्लानिंग के अंतर्गत के रूप में जिसे टर्म्ड किया गया है, मतलब ठीक है, अनुक्रमित किया गया है। हेंस इसलिए द लेसन प्लानिंग मीन्स डिटेल्ड, इसलिए द लेसन प्लानिंग मीन्स, लेसन प्लानिंग का मतलब होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन विच टीचर कंप्लीट ए डेफिनेट पीरियड। जो लेसन प्लानिंग का अर्थ होता है कि जो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है जिसे शिक्षक जो है कि एक निश्चित समय में पूर्ण रूप से क्या करता है पढ़ाता है। द टीचर ऑफ द एवरी स्कूल शुड प्रिपेयर लेसन प्लान फॉर 35 to 50 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक शिक्षक होता है उसे कितने से कितने मिनट तक एक लेसन प्लान, कितने मिनट तक लेसन प्लान तैयार करना चाहिए, कितने मिनट तक के लिए, ठीक है। तो द टीचर ऑफ द एवरी स्कूल, प्रत्येक स्कूल के जो शिक्षक होते हैं शुड प्रिपेयर तैयार करना चाहिए ए लेसन प्लान, एक लेसन प्लान को फॉर 35 to 50 मिनट, मतलब 35 से 50 मिनट तक के लेसन प्लान को जो है कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक को क्या करना चाहिए तैयार करना चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ मे पीरियड भी स्मॉलर और लॉन्गर, जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गर या छोटा हो सकता है, बट इन ऑल लेसन प्लान, लेकिन सभी लेसन प्लान में द टीचर्स हैव टू गिव फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, निम्नलिखित जो डिस्क्रिप्शन विवरण है उनको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। जनरल एम से कौन कौन से हैं, जनरल एम जैसे सामान्य उद्देश्य क्या क्या है, स्पेसिफिक एम विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या है, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट मतलब जो विद्यार्थी उसका पूर्व ज्ञान, ठीक है, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने की जो शिक्षण उचित जो है कि स्ट्रेटजी है, विधियाँ हैं, उनको फॉलो करना। टैक्टिक्स ऑफ द टीचिंग, ठीक है, टीचिंग कराने का जो टैक्टिक्स है, टेक्निक ऑफ द टीचिंग मतलब पढ़ाने की जो तकनीकियाँ हैं उसको फॉलो करना। टीचिंग एड्स जो शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग हो उसको कैसे करना है। द कोरिलेशन बिटवीन द न्यू नॉलेज ऑफ द पीपल्स एंड द सब्जेक्ट, मतलब विषय और जो शिक्षक का जो नया ज्ञान, नई जो जानकारी उनके बीच में एक संबंध बनाना, ठीक है। द टीचर एक्टिविटी, जो शिक्षक के क्रियाकलाप, व्हाट एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट, कौन सी एक्टिविटी जो है कि कौन सी क्रियाकलाप शिक्षक विद्यार्थी के द्वारा क्या करना है परफॉर्म करना है। इवेल्युएशन ऑफ द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द पीपल्स, और लास्ट में आप क्या करते हैं कि जो कोई भी छात्र है उसके द्वारा जितना भी नॉलेज को एक्वायर किया गया, अर्जित किया गया, सीखा गया जो ज्ञान है उसका क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं कि हमने इतने टाइम पीरियड में विद्यार्थी को क्या क्या सिखाया, और उससे आप एक फीडबैक लेते हैं। दस इस प्रकार लेसन प्लान इज दैट प्री डिटरमाइंड प्लान अकॉर्डिंग टू द विच टीचर प्रेजेंट द यूनिट्स the content regarding a new knowledge experience by the appropriate method, strategy, tactics, technique and the instrument before the people in particular, ठीक है। कह रहा इस प्रकार लेसन प्लान, जो एक लेसन प्लान होता है, ठीक है, पाठ योजना जो होती है, इज दैट वह है कि प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है पहले से एक डिटरमाइंड होती है, मतलब पहले से निश्चित होती है, पूर्व निश्चित होती है, पूर्व निश्चित प्लान होता है। अकॉर्डिंग टू विच टीचर प्रेजेंट्स, मतलब कि शिक्षक को क्या जो है कि प्रेजेंट करना है, क्या जो है कि बताना है। द यूनिट्स ऑफ यूनिट, मतलब इकाइयों की इकाई जो बताना है वो पहले से क्या होता है प्री डिटरमाइंड होता है। प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है पहले से निश्चित कर दिया गया होता है कि हमें इतने से इतने मिनट के बीच में यही हमारा टॉपिक होना चाहिए, हम पहले क्या करेंगे, मतलब पूरी योजना बनाते हैं। जो आपको 10 योजना बताएं हैं, आपको जो फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन बताए हैं, ये आपको ये सारे जो है कि पहले से प्लान करेगा एक जो है कि शिक्षक। यूनिट ऑफ यूनिट्स कंटेंट रिगार्डिंग, मतलब कंटेंट से संबंधित चीज़ों को, कंटेंट से संबंधित जो इकाइयों की इकाई है उसको प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए एक शिक्षक जो है कि पहले से एक निश्चित करता है, ठीक है, कि हमें क्या क्या चीज़ सिखाना है। ये न्यू नॉलेज और एक्सपीरियंस और अपने अनुभवों को बाय अप्रोप्रिएट मेथड, एक उचित विधियों के द्वारा अपने अनुभवों को साझा करेगा। स्ट्रेटजी मतलब विधियों को, टैक्टिक्स बताएं, टेक्निक तकनीकों को, और इंस्ट्रूमेंट और जो भी यंत्र हैं, जैसे अगर साइंस पढ़ा रहा है तो उसमें किस किस चीज़ की लेंस वगैरह की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। जो भी विज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को करके सिखाने के लिए, उन सभी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग शिक्षक करेगा। बिफोर द पीपल्स, बच्चों के सम्मुख, इन द पार्टिकुलर पीरियड, एक जो है कि पार्टिकुलर पीरियड में, पार्टिकुलर पीरियड आपको बताया 35 से 50 मिनट्स तक, एक निश्चित जो है कि समय में। द डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना का जो विकास है, अकर्ड माने हुआ, रिजल्ट ऑफ गेस्टाल्ट टाइकोलॉजी, जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान था उसके परिणाम के फलस्वरूप जो है कि लेसन प्लानिंग का विकास हुआ। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्णवाद। गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जैसे कोहलर, कोफ्फा और वर्दिमन जो है कि
प्रतिपादक इसके जो है कि वर्दीमर साहब हैं। ये गेस्टाल्टवादी जो कोहलर साइकोलॉजिस्ट है, कह रहा है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आवर अटेंशन गोज टू होल रादर देन टू द पार्ट्स। ठीक है, जो हमारा जो ध्यान होता है ना, वो किसी भी समस्या को पूर्ण रूप से देखने का होता है, ना कि एक छोटे भाग के रूप में देखने का होता है। जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या को एक बार में पूर्ण रूप से देखो कि क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि आवर अटेंशन इज होल रादर देन टू पार्ट्स, मतलब छोटे छोटे, कह रहा है होल रादर देन टू पार्ट, मतलब पार्ट से छोटे छोटे भागों में बांटने से अधिक पहले समस्या को एक रूप में संपूर्ण रूप में देखना। ठीक है, इसीलिए गेस्टाल्ट का जो जर्मन भाषा का शब्द गेस्टाल्ट शब्द है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, संपूर्णवाद। व्हेन वी परसीव ए फिगर, जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, परसीव करते हैं। आवर अटेंशन गोज फर्स्ट टू इट्स होल। ठीक है, जब हम किसी भी समस्या को देखते हैं, किसी भी रूप को देखते हैं, तो हमारा जो ध्यान होता है सबसे पहले उसको उसके पूर्ण रूप पे जाता है, उसके होल फॉर्म पे जाता है। देन वी एनालिसिस इट्स डिफरेंट पार्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके विभिन्न जो भाग होते हैं उसको एनालाइज करते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से वे एक्सपीरियंस, ठीक है, हम अपने अनुभव को क्या करते हैं, साझा करते हैं, बताते हैं कि होल इन द परसेप्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स, जो पूर्ण चीज़ बना है वो छोटे छोटे चीज़ों से क्या होता है, मिलके बना होता है। द परसेप्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स, ए लर्निंग इज यूनिट्स ऑफ अंडरस्टैंड, जो लर्निंग की यूनिट्स होती है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, वो पूर्ण रूप से होती है। पीपल सीक द हेल्प ऑफ यूनिट, जो शिष्य होता है, सीक मैंने खोजता है, द हेल्प ऑफ यूनिट्स मतलब छोटे छोटे भागों में उसको खोजता है। एंड द होल इज कम्युनिकेटेड बाय इट, मतलब और जो होल शब्द है वो छोटे छोटे चीज़ों से क्या होता है, मिलके बना होता है। कम्युनिकेटेड मतलब बना होता है। ठीक है, इन अ यूनिट, एक इकाई में, द मीनिंगफुल एक्टिविटीज, अर्थपूर्ण जो क्रियाकलाप है, आर स्टेब्लिश्ड स्थापित किए जाते हैं। इन सच अ वे, इस प्रकार से, दैट की द डिजायर्ड बिहेवियर चेंजेस, जो ऐच्छिक व्यवहारिक बदलाव हैं, टेक प्लेस, स्थान लेते हैं, बाय द क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस इन पीपल्स। ठीक है, जो शिष्यों में लर्निंग अनुभव, एक उचित जो है कि लर्निंग अनुभव क्रिएट करने के लिए, ठीक है, एक जो है कि व्यवहारिक बदलाव जो है कि लाते हैं। फिर से देख लेते हैं, कह रहा इन अ यूनिट, एक इकाई में, द मीनिंगफुल एक्टिविटीज, जो अर्थपूर्ण क्रियाकलाप है, आर स्टेब्लिश्ड स्थापित किए जाते हैं, इस प्रकार से कि, ठीक है, एक जो है कि व्यवहारिक बदलाव, एक ऐच्छिक व्यवहारिक बदलाव स्थान लेता है, बाय क्रिएटिंग, ठीक है, बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस इन द पीपल, जो शिक्षार्थी होते हैं उनमें ये जो एक उचित जो है कि सीखने के अनुभव का स्थान लेता है। गेस्टाल्ट लर्निंग थियरी डिवाइड्स द यूनिट लेसन प्लान इनटू टू वेज, जो गेस्टाल्ट लर्निंग थियरी वो है उसको दो भागों में क्या किया गया है, लेसन प्लान को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है द फर्स्ट कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑक्यूपाई, ठीक है, जो फर्स्ट कंटेंट, पहला जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, एंड इन्फॉर्मेशन जो सूचना है, एक ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द यूनिट प्लान, मतलब एक इकाई प्लान में जो है कि वो महत्वपूर्ण स्थान लेता है। दिस इज द हर्बर्ट अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं हर्बर्ट उपागम। ठीक है, सेकंड एक्सपीरियंस आर गिवन, प्रेफरेंस आर गिवन, जो सेकंड एक्सपीरियंस है, आर गिवन प्रेफरेंस, दिया गया जो प्रेफरेंस है, ठीक है, प्राथमिकता है, आर प्रेफरेंस इन यूनिट प्लान। ठीक है, एक यूनिट प्लान के रूप में इसका प्रेफरेंस किया गया है। दिस इज डीवी एंड किलपैट्रिक, और ये जो अप्रोच होता है, ये जो उपागम होता है, वो डीवी और जॉन डीवी के नाम से जाना जाता है। ये साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन डीवी और किलपैट्रिक उपागम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग। ठीक है, लेसन प्लानिंग को क्या करना है, डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। ठीक है, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग। ठीक है, देयर शुड बी क्लियरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये तो आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, तो हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल लेसन प्लान, एक आदर्श लेसन प्लान को के जो कैरेक्टरिस्टिक जो गुण है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। तो पहला गुण आप देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जिसे मतलब बोलते हैं उद्देश्य आधारित। दूसरा हमारा गुण है डिसीजन अबाउट द अप्रोप्रिएट मटेरियल अर्ट्स, ठीक है, निर्णय लेना अबाउट, उचित जो है कि सहायक सामग्री के बारे में निर्णय लेना। ठीक है, डिसीजन। तीसरा हमारा बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान के आधार पर। ठीक है, पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड, द लेसन प्लान मस्ट बी द बेस्ड ऑन द वन और अदर ऑब्जेक्टिव्स, जो लेसन प्लान होता है मस्ट भी अवश्य होना चाहिए बेस्ड ऑन द वन और द अदर ऑब्जेक्टिव, एक या दूसरे एक उद्देश्य पे होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी रिटेन, जो उद्देश्य होते हैं वो लिखित रूप से होने चाहिए, एंड डिफाइंड और सुपरिभाषित होने चाहिए, क्लियर विकास, क्योंकि स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ
प्लान इज़ टू अचीव सम गोल आर गोल्स। ठीक है, जो मेन पर्पज होता है, मेन जो उद्देश्य होता है प्लान करने, योजना बनाने का, वो कुछ उद्देश्यों और बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो है कि इसका लेसन प्लान बनाने का गोल होता है। ठीक है, कारण मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य होता है। सेकेंड अब देख लेंगे डिसीजन इन अबाउट अप्रोप्रिएट मटेरियल। ठीक है, उचित शिक्षण सहायक सामग्री किस प्रकार से हम जो है कि कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय जो है कि प्रयोग करें। ठीक है, द मटेरियल एड्स इन एन इम्पोर्टेंट्स मीन फॉर द टीचिंग। ठीक है, जो मटेरियल एड्स होते हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं, वो पढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन होते हैं, मीन्स का मतलब साधन होते हैं। ठीक है, करेक्ट डिसीजन रिगार्डिंग द चार्ट से संबंधित करेक्ट डिसीजन बनाने में, ग्राफ को समझाने में, पिक्चर को समझाने में, डायग्राम आरेख को बनाने में, मैप और जो है कि मानचित्र को, ठीक है, मानचित्र मैप शुड बी टेकन वाइल प्रिपेयरिंग द आइडियल लेसन प्लान। एक जो है कि आदर्श लेसन प्लान बनाने में इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। किसका? ठीक है, ग्राफ्स का, पिक्चर का, डायग्राम का और जो है कि मानचित्र का। दीज शुड बी मार्क्ड टू प्रॉपर प्लेस। ठीक है, और इनको जो है कि एक अच्छे प्रॉपर स्थान पे मार्क किया जाना चाहिए। विच अ टीचर इज टू बी यूज देम वाइल टीचिंग। जब एक शिक्षक क्या करता है, पढ़ाते समय इन सभी चीज़ों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो हमें कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ग्राफ हो गया, पिक्चर हो गया, डायग्राम हो गया, मैप हो गई, ये हमारी क्या शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हो गई। ठीक है, तीसरा देख लेंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर एन आइडियल लेसन प्लान शुड बी, जो एक आदर्श लेसन का प्लान होता है, शुड बी बेस्ड आधारित होना चाहिए ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पीपल। जो विद्यार्थी होता है उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। दिस विल बी अवॉइड एनी डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बाय द पीपल्स। दिस विल बी अवॉइड, दिस विल बी मतलब यह बचाएगा, एनी डिफिकल्टी किसी भी कठिनाई से, इन एक्वायरिंग अर्जित करने में, न्यू नॉलेज बाय द पीपल्स शिक्षक को जो शिक्षार्थी होते हैं उनके द्वारा नए ज्ञान को सीखने में जो जितनी भी समस्याएं आएंगी उनसे क्या करेगा, यह बचाएगा। जैसे किसी भी छात्र को हम क्लास में टीचिंग करा रहे हैं तो सबसे पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानकारी ले लेना चाहिए। ठीक है, कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या नहीं जानता है। यदि आप पूर्व ज्ञान की जानकारी ले लेंगे तो पुरानी चीज़ें बताएंगे फिर, और जो है कि रिलेटेड चीज़ें नहीं बताएंगे। ठीक है, सही कंटेंट नहीं देंगे विद्यार्थी को तो विद्यार्थी जो है कि बोरिंग फील करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ाने में और नई चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना शिक्षक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। चौथा हमारा करेक्टर हो जाएगा करेक्टरिस्टिक डिवीजन ऑफ लेसन प्लान इनटू यूनिट्स। जो लेसन प्लान होता है उसको क्या करना, डिवाइड करना। ठीक, डिवीजन ऑफ लेसन प्लान इनटू यूनिट्स मतलब छोटे छोटे इकाइयों में क्या करना, उसको डिवाइड करना। द लेसन आर द 3 टाइप्स। जो लेसन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला लेसन नॉलेज लेसन जिसको बोलते हैं, और सेकेंड हमारा स्किल लेसन और होता है अप्रिसिएशन लेसन। ऑल द रिलेवेंट स्टेप, जो सभी रिलेवेंट मतलब सटीक जो है कि स्टेप्स हैं, ठीक है, कदम है आप दिस 3 टाइप ऑफ लेसन प्लान, इन सभी तीनों लेसन प्लान के जो सटीक जो है कि स्टेप्स हैं, प्लान शुड बी डिटरमाइंड इन ए आइडियल लेसन प्लान। ठीक है, एक आदर्श लेसन प्लान के रूप में निश्चित किया जाना चाहिए। इस लेसन शुड बी डिवाइडेड इनटू द सुटेबल यूनिट्स। जो प्रत्येक पार्ट है, प्रत्येक जो लेसन है उसको क्या करना चाहिए, एक सुटेबल यूनिट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, सो दैट ताकि द पीपल्स मेड अंडरस्टैंड द लेसन ग्रेजुअली। ठीक है, साधारण तरीके से पाठ को जो है कि एक शिक्षार्थी आसानी तरीके से समझ सके, इसलिए जो है कि प्रत्येक पार्ट को क्या करना चाहिए, डिवाइड कर लेना चाहिए सुटेबल यूनिट्स, एक जो है कि अच्छे, एक उचित जो है कि इकाइयों में। पाँचवा आप देख लीजिए, पाँचवा है सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। द लेसन प्लान शुड बी द सब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो लेसन प्लान जो है कि वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए, नॉट लैंग्वेज ओरिएंटेड। लैंग्वेज से ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। इन एन आइडियल लेसन प्लान, एक आदर्श पाठ योजना में, द सिंप्लिसिटी ऑफ द लेसन प्लान, जो सिंप्लिसिटी ऑफ लेसन प्लान की होती है, लेसन प्लान की जो सिंप्लिसिटी होती है, एंड क्लैरिटी ऑफ थाट्स, और जो विचार या अवधारणा की जो स्पष्टता होती है, शुड बी अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ द पीपल्स। मतलब जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी उसके मानसिक स्तर के हिसाब से, ठीक है, पाठ की योजना और विचारों की अवधारणा जो कि स्पष्ट होनी चाहिए। छठवां लिख देंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, जो क्रियाकलाप है उसका भी एक निश्चय होना चाहिए। इन एन आइडियल लेसन प्लान, एक आदर्श पाठ योजना में, इट शुड बी मेड क्लियर व्हाट एक्टिविटीज़ ए टीचर एंड द पीपल्स आर टू परफॉर्म। शिक्षक को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी एक निश्चय होना चाहिए, इन आइडियल लेसन प्लान, एक आदर्श लेसन प्लान में, इट शुड बी मेड क्लियर व्हाट, यह पूर्ण रूप से निश्चित हो जाना चाहिए कि व्हाट एक्टिविटीज अ टीचर, कौन सी क्रियाकलाप एक शिक्षक, एंड द पीपल, एक छात्र, आर परफॉर्म मतलब परफॉर्म करने वाले हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ द टीचर्स मतलब जो शिक्षक होते हैं उनकी क्रियाकलाप, एंड पीपल्स, ठीक है, शिक्षक और छात्र के जो क्रियाकलाप है, शुड बी डिटरमाइंड बिफोर द हैंड, मतलब क्लास को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही वो निश्चित हो जाना चाहिए कि कौन कौन से क्रियाकलाप जो है परफॉर्म करने हैं क्लासरूम में। ठीक है, सातवां देखिए यूज ऑफ स्ट्रेटजी टैटिक्स टेक्निक इन टीचिंग एड्स। ठीक है, आपको
कौन सी स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और तकनीकियों और जो कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना इन द ऑर्डर टू प्रिपेयर आइडियल लेसन प्लान। ठीक है, एक आइडियल लेसन प्लान तैयार करने के क्रम में द टीचर शुड गेन द नॉलेज ऑफ मैगजीम, आपको मैगजीम का भी ज्ञान होना चाहिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है, जनरल जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, पढ़ाने के जो साधारण तौर तरीके हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। ओनली देन he can use appropriate strategy or method, tactics, technique and units adapted to the classify events and the fact which occur in different situation। विभिन्न परिस्थितियों में जो भी कुछ भी घटना या फिर तथ्य जो घटित हुए उनको क्लासीफाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण स्ट्रेटजी, विधियों, टैक्टिक्स और तकनीकियों का और शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। सतवां आप लिख देंगे कोरिलेशन, यूज ऑफ इलस्ट्रेशन, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड हमारा क्या है, ये हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड समरी शुड बी प्रोसीडेड विद द कंप्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट द ब्लैक बोर्ड समरी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट शुड बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड इमीडिएटली आफ्टर टीचिंग इन इट्स स्मॉल बट कंप्लीट सेंस। मतलब ये कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किस प्रकार से करना है। ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखते समय आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो पहले कि उसको तुरंत ही लिखें, उसके बाद जो है कि आफ्टर टीचिंग इट इज़ इन स्मॉल बट कंप्लीट सेंस, एक जो है कि अच्छे सेंस में उसको लिखा जाना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, एवरी यूनिट शुड बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, प्रत्येक इकाइयों प्रत्येक चीज़ों को क्या करना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए। ठीक है, 11वां आप देखिए दिया इवेल्युएशन, देयर शुड बी मेंशन ऑफ द मेथड ऑफ नोइंग इन्फ्लुएंस द पीपल। ठीक है, मतलब मूल्यांकन के लिए कह रहा है कि आप बच्चे को जिस भी स्ट्रेटजी, जिस भी एक जो है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बच्चे को पढ़ाया है आपने, तो उसका एक फीडबैक लेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा क्या क्या सीखा है। देयर शुड बी मेंशन द मेथड ऑफ नोइंग द इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल्स, इट आल्सो इवेल्युएट्स मूल्यांकन करता है द मेथड्स यूज्ड बाय द टीचर एंड द पीपल्स विल टेक द इंटरेस्ट लर्निंग। ठीक है, जो है कि लर्निंग में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे जो है कि किस प्रकार से, जो छात्र हैं वो किस प्रकार से इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों की भी आपको जानकारी मिलेगी अगर आप इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, आपका होमवर्क हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो है कि एक आइडियल लेसन प्लान के कैरेक्टरिस्टिक हैं, गुण हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया है कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ओरल डिस्क्रिप्शन। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, जिसको बोलते हैं लिखित विवरण किसी भी घटना अथवा तथ्य का, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखने थे, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है ओरल डिस्क्रिप्शन के मेरिट और डिमेरिट्स। ओरल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है मौखिक वर्णन या मौखिक विवरण किसी भी घटना अथवा तथ्य का। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे कि क्या क्या जो है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। जो ओरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट्स इज क्वाइट कॉमन एमंग द पीपल। ठीक है, जो छात्र होते हैं उनके बीच में ये जो है कि बिल्कुल साधारण सी घटना होती है, साधारण सा वर्णन होता है किसी भी घटना का। व्हेन अ पीपल सी द इवेंट्स, जब क्या होता है, कोई छात्र किसी भी घटना कहानी इत्यादि चीज़ों को जो है कि देखता है, ही आर सी टेक्स प्लीजर इन टेलिंग नरेटिंग इट। ठीक है, वो इस घटना को क्या करते हैं, घटना को वर्णन करने में आनंद लेते हैं। लग रहा है इन टेलिंग और नरेटिंग, बताने में या फिर बोलने में क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। इट हिज टू हिज फ्रेंड, मतलब अपने दोस्तों को। जब किसी भी घटना को क्या करते हैं, कोई भी छात्र, बालिका हो या फिर बालक हो, जब अपने दोस्तों को क्या करते हैं, किसी भी घटना का जिक्र करते हैं, तो बताते समय उस घटना को बताते समय वो क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट या फिर आनंद लेते हैं। इन डूइंग सो, इस प्रकार ऐसा इसलिए है सो द पीपल फिल्स कलर इन द डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, कि जो छात्र होते हैं, फिल्स मतलब भर देते हैं, रंग मतलब कलर भर देते हैं, इन द डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन में, विवरण में, विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन कल्पनाओं की मदद से क्या करते हैं कि जो भी कहानी या फिर कोई भी घटना का जिक्र अपने मित्र से कर रहे होते हैं, उस समय क्या करते हैं, कल्पनाओं के माध्यम से एक रंग भर देते हैं। जैसे लगता है कि वास्तव में वो घटना जो है कि एक काल्पनिक तरीके से जैसे लगता है कि वास्तव में वो सही है। कि जब बच्चे एक दूसरे को बात करते हैं तो किसी भी घटना थी तो कल्पना आदमी जो है कि बच्चा करने लगता है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे, इसका कलर ऐसे रहा होगा, ऐसे गाड़ी आई होगी, ऐसे एक्सीडेंट हुआ होगा, या फिर जो भी है जैसे। ठीक है, ही आर सी एड्स समथिंग टू रियल और अनकलर्ड थिंग, वो कुछ चीज़ों को जोड़ देते हैं, वास्तव में जोड़ देते हैं, या फिर अनकलर्ड थिंग्स, कुछ बेकार चीज़ों को भी जोड़ देते हैं। दैट एक्चुअली टूक प्लेस, जो वास्तव में आसान लेती है। द एडिशन मेक्स द इवेंट्स डिस्क्रिप्शन कलरफुल। बस इस प्रकार से जो घटना होता है वो कलरफुल हो जाता है और अभिरुचिकर हो जाता है, मतलब रुचिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हुआ ओरल डिस्क्रिप्शन। इसके मेरिट्स कुछ देख लेते हैं, उसके ओरल डिस्क्रिप्शन के कुछ गुणों को देख लेते हैं कि जो मौखिक विवरण होता है किसी भी घटना का, उसके कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए मेरिट्स पहले देख लेते हैं कि ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन इज यूजफुल इन इंग्लिश टीचिंग इन फॉलोइंग वेज। जो ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन होता है, मौखिक घटना विवरण होता है, इज यूजफुल उपयोगी होता है
ठीक है, या लाभदायक होता है इन इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश पढ़ाने में, इन फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित तरीके से जो मौखिक घटना विवरण होता है वो इंग्लिश भाषा को पढ़ाने में निम्नलिखित तरीके से जो है कि लाभकारी या उपयोगी होता है। पहला हेल्पफुल इन द स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में क्या करता है, मदद करता है। किस प्रकार मदद करता है देखते हैं। ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी यूजफुल इन लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग, जो ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन होता है, मौखिक घटना का जो विवरण होता है या फिर वर्णन होता है, ठीक है, इज़ वेरी यूजफुल, बहुत महत्वपूर्ण होता है इन लर्निंग, सीखने में, एंड टीचिंग इंग्लिश, और इंग्लिश को पढ़ाने में और बोलने में। ठीक है, इंग्लिश को पढ़ाने, बोलने और सीखने में क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। इट गिव्स एक काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, इट गिव्स मतलब एक देता है, एक काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग, एक प्रकार की ट्रेनिंग देता है, एंड प्रैक्टिस और अभ्यास कराता है। यानी इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश को बोलने में, ठीक है, प्रैक्टिस अभ्यास कराता है और एक प्रकार का प्रशिक्षण जो है कि प्रदान कराता है। दूसरा जो है कि आप मेरिट्स में लिख सकते हैं, मेरिट्स में गुण में कि इन रीचेज द पीपल्स पावर ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, जो छात्र होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनकी काल्पनिक शक्ति, कल्पना शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, क्या हमारा ओरल इवेंट डिस्क्रिप्शन, जैसे हम बोलते हैं मौखिक घटना वर्णन, किसी भी घटना का मौखिक वर्णन किया जा रहा है तो वो क्या करता है, किसी भी बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। एज ए ऑलरेडी सेड, ये पहले से ही बताया गया है कि चिल्ड्रेन मेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट्स कलरफुल बाय एडिंग समथिंग और अदर। ठीक है, जो बच्चे होते हैं ना, किसी भी घटना को सुनते समय क्या करते हैं, उसमें या बताते समय उसमें कलरफुल जो है कि चीज़ों को भर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इवेंट्स कलरफुल बाय एडिंग समथिंग, कुछ चीज़ों को जोड़ करके वो कलरफुल बना देते हैं। टू इट विद द हेल्प ऑफ देयर इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं की मदद से क्या करते हैं कि उस घटना में कुछ चीज़ें जोड़ करके उस घटना के वर्णन को कलरफुल बना देते हैं। इफ़ 10 पीपल सी एन इवेंट्स, जब 10 जो है कि छात्र क्या करते हैं, किसी भी घटना को देखते हैं, सेम इवेंट्स, किसी एक ही घटना को, एंड दे आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब, जब उनसे उस चीज़ को बताने के लिए या फिर वर्णन करने के लिए कहा जाता है कि आप उस घटना का वर्णन करो, देयर डिस्क्रिप्शन विल बी सर्टेनली डीपर, जो उनका वर्णन होता है, जो उनका डिस्क्रिप्शन होता है प्रत्येक छात्र का, प्रत्येक शिष्य का, 10 में से प्रत्येक छात्र का, वो निश्चित रूप से अलग अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक जो छात्र होते हैं उनकी कल्पना शक्ति अलग अलग होती है, सोचने की क्षमता अलग अलग होगी, तो इसलिए उनके बताने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से जो है कि बच्चे उस घटना के वर्णन को करेंगे। द मेन रीजन इज डिग्री ऑफ देयर पावर ऑफ जो है कि इमेजिनेशन, कह रहा है मेन रीजन, जो मुख्य कारण होता है उनके कल्पना शक्ति के, इज द डिग्री ऑफ देयर, मतलब जो डिग्री होती है उनके कल्पना शक्ति की, उसका मुख्य कारण ये होता है कि सच इवेंट्स डिस्क्रिप्शन डेवलप्स, इस प्रकार के जो घटना वर्णन होते हैं, डेवलप्स विकसित करते हैं द पीपल्स इमेजिनेशन पावर। ठीक है, जो छात्र होते हैं उनकी कल्पना शक्तियों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। थर्ड में आप लिख सकते हैं इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस, पॉज एक्सेट्रा, कि जो ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन होते हैं, मौखिक घटना जो वर्णन होता है वो इम्प्रूव करता है जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को, इंटोनेशन को, जो ध्वनियाँ होती हैं, जो बोलने का जो तुक लय होता है उसको, स्ट्रेस को, ठीक है, एंड पॉज या रुकावट को, कि कब रुकना है, ठीक है, किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना है और किस लय में जो है कि शब्द को बोलना है। ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन प्रोनाउंसिएशन, जो ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन होता है वह उच्चारण करने में कि जो कि बहुत ही अच्छा अभ्यास एक्सरसाइज होता है। ठीक है, इफ़ अ पीपल्स मिस प्रोनाउंस अ वर्ड्स टीचर करेक्टली, जब एक बच्चा क्या करता है, किसी भी वर्ड्स को गलत तरीके से पढ़ता है, गलत पढ़ता है, तो शिक्षक उसे क्या करता है, सही करता है, करेक्ट इट, द टीचर करेक्ट इट, शिक्षक इसे सही करता है। सो इसलिए इट इम्प्रूव्स द पीपल्स प्रोनाउंसिएशन, इसलिए ये जो छात्र होते, ये जो ओरल इवेंट डिस्क्रिप्शन होता है छात्र के प्रोनाउंसिएशन को क्या करता है, सुधारता है। इट इन द सेम वे, इसी तरीके से द टीचर करेक्ट्स, जो शिक्षक होता है वो सुधारता है द पीपल्स इंटोनेशन को सुधारता है, किस लय में बोलना है, स्ट्रेस को, जो किस भाव से बोलना है, किस बल से बोलना है। इफ़ दे मेक मिस्टेक इन देम, मतलब इन सभी चीज़ों में, किस में, प्रोनाउंसिएशन में, इंटोनेशन में, स्ट्रेस में, ठीक है, रिमाई में, कोई भी गलती करते हैं तो शिक्षक क्या करता है, सुधारता है। इफ़ दे मेक मिस्टेक इन देम, मतलब इन सभी चीज़ों में कोई भी गलती करेगा छात्र तो शिक्षक उसे सुनने पे सुधारेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमारा जो 4वां मेरिट्स हो जाएगा, ओरल इवेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन इन ए टाइम सेवर, जो ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन होता है वो क्या करता है, समय को बचाता है। आपको पहले भी बताया हूँ को बोलने में कम समय लगता है, लिखने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, एज ए पीपल्स डू नॉट हैव टू डिस्क्राइब एन इवेंट्स इन राइटिंग्स, ठीक है, कह रहा है कि एज ए पीपल, जैसा कि जो छात्र होते हैं, डू नॉट हैव टू डिस्क्राइब एन इवेंट्स, ठीक है, उनको वर्णन नहीं करना होता, एन इवेंट्स एक वर्णन जो है कि
इवेंट्स इन राइटिंग मतलब लिखने में इस चीज़ को वर्णन नहीं करना होता है, ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन में लिखना नहीं पड़ता है। इट सेव द लॉट ऑफ टाइम टू पीपल्स, जो छात्र होते हैं उनका बहुत सारा समय क्या करता है, ये बचा देता है। द टीचर्स टाइम इज आल्सो सेव्ड, और जो शिक्षक होता है उसका भी टाइम बचाता है। एज डज नॉट हैव टू करेक्ट द रिटन आंसर ऑफ द पीपल्स, ठीक है। और किसी भी आंसर को सही करने में लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बोल करके आंसर को सटीक सही किया जा सकता है शिक्षक के द्वारा, ठीक है। इसके डीमेरिट्स कुछ दोषों को देख लेते हैं। ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, ओरल मौखिक घटना वर्णन, किसी भी घटना का मौखिक वर्णन जो होता है उसके कौन कौन से दोष हो सकते हैं। तो इट नेग्लेक्ट्स स्पेलिंग, ठीक है। बोलने के लिए तो बच्चा बोल लेगा इसमें, लेकिन इसकी स्पेलिंग सही नहीं होगी, पता नहीं क्या बोल रहा है मतलब, ठीक है। तो स्पेलिंग इसमें इसकी सही नहीं होगी, तो ये हमारे दोष हो जाएंगे। सो द स्पेलिंग्स फॉर द पीपल आर नॉट इम्प्रूव, इसमें जो है कि बच्चे की स्पेलिंग जो है कि सुधारी नहीं जा सकती। इट आल्सो नेग्लेक्ट द हैंड राइटिंग, जब आप बोलेंगे तो लिखेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात जब लिखेंगे तो हैंड राइटिंग सही होगी, नहीं लिखेंगे बोलेंगे ओरल कम्युनिकेशन करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग कहाँ सही होगी उस टाइम, ठीक है। थर्ड हमारा है कि मोस्ट ऑफ द शाई पीपल्स फेल टू डिस्क्राइब द इवेंट्स ओरली, जो शाई पीपल्स होते हैं मतलब जो शर्म करने वाले जो छात्र होते हैं या फिर शिष्य होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं टू डिस्क्राइब द इवेंट्स ओरली, मौखिक रूप से बोलने में किसी भी घटना का वर्णन करने में क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। अभी आपको जब हम पढ़ा रहे थे रिटन डिस्क्रिप्शन इवेंट्स या फिर रिटन इवेंट्स डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं लिखित घटना वर्णन या फिर किसी भी घटना का लिखित वर्णन जो होता है, उसमें छात्र जो होता है चीज़ों को लिख करके व्यक्त कर सकता है लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन इसमें जो होता है ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन में बच्चा बोल नहीं पाएगा, तो उसके लिए जो है कि ये अभिशाप साबित होगा वो, क्योंकि वो लिख करके अपनी भावनाओं को व्यक्त या फिर किसी घटना का वर्णन कर सकता है, बोल करके नहीं कर सकता है। तो जो है कि जो शर्म करने वाले या फिर शर्मिंदगी करने वाले या फिर हिचकिचाने वाले, हेजिटेट करने वाले जो छात्र हैं वो जो है कि ओरल इवेंट डिस्क्रिप्शन में असमर्थ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एग्जामिन द स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ लेसन। कह रहा है कि जो संरचनात्मक प्रकार होते हैं लेसन के, ठीक है, उसको 100 उदाहरण जो है कि स्पष्ट कीजिए। एग्जामिन द स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ लेसन, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल टाइप्स होते हैं उसको हम 100 उदाहरण समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है कि एग्जामिन द स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ लेसन। लेसन के जो संरचनात्मक टाइप्स होते हैं, संरचनात्मक जो प्रकार होते हैं उसको 100 उदाहरण कह रहा है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीपिंग इन व्यूज द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द लेसन प्लान। जो लेसन प्लान होता है उसके रूप को और उसकी संरचना को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, दीज हैव बीन क्लासिफाइड, इन सभी को क्लासिफाइड मतलब वर्गीकृत किया गया, बांटा गया इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स, यानी कि निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है माइक्रो अप्रोच, दूसरा है मैक्रो अप्रोच, पहला, दूसरा माइक्रो अप्रोच, और तीसरा हमारा है रिटन फॉर्म, और चौथा है अनरिटन फॉर्म, ठीक है। बारी बारी से चारों फॉर्म को और हम देखेंगे कि पहला देखिए दिया है माइक्रो अप्रोच। देखिए माइक्रो का अर्थ होता है स्थूल, जिसको बोलते हैं स्थूल उपागम, ठीक है। तो स्थूल उपागम में क्या होता है? स्थूल का मतलब होता है थोड़ा बड़ा जिसको बड़े स्तर पर जिसको बोलते हैं। यूज्ड इन द ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिस, कह रहा है यूज्ड इन द ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिस, जो पारंपरिक शिक्षण अभ्यास है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इन दिस, इसमें द बेसिस ऑफ द लेसन, जो पाठ का आधार है, यूनिट्स लार्जर, जो यूनिट इज लार्जर मतलब जो इकाई होती है वो लंबी होती है अपेक्षाकृत। द एक्टिविटीज़ ऑफ द 40 या 50 पीपल्स, एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलाप जो कराए जाते हैं 40 या 50 मतलब 40 से 50 शिष्यों की, आर आस्क्ड टू बी डेवलप्ड इन 30 to 5 मिनट्स, मतलब 30 से 45 मिनट के अंतर जो है कि ये क्रियाकलाप जो है कि कराए जाते हैं, ठीक है। 30 से 45 मिनट के अंदर में उनको सिखाने के लिए, उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए जो छात्र होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, ठीक है, उनमें ये एक्टिविटी 30 से 45 मिनट तक जो है कि कराई जाती है। द लेसन प्लान्स ऑफ दिस अप्रोच, जो लेसन प्लान होता है इस अप्रोच का, आप प्रिपेयर टू द टीच ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब 30 से 60, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मतलब अधिक संख्या में जो शिक्षार्थी होते हैं, अधिक संख्या में छात्रों के साथ, ठीक है। इस प्रकार के उपागम का प्रयोग, इस प्रकार के अप्रोच का प्रयोग जो है कि मतलब मैक्रो अप्रोच का प्रयोग, ठीक है, अधिक संख्या में जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इस प्रकार के अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। जिस उपागम का जो टाइम पीरियड होता है वो 30 से 60 मिनट तक का होता है। मैक्रो अप्रोच का मतलब ये हो गया कि अधिक संख्या में जब विद्यार्थियों को पढ़ाना हो, टीचिंग कराना हो, ठीक है,
तो उस टाइम जो है कि मैक्रो अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। मैक्रो अप्रोच के लिए जो टाइम होती है वो हमारी 30 से 60 मिनट या 30 से 45 मिनट तक आप कह सकते हैं। इसमें अधिक संख्या में छात्रों को क्या किया जाता है, टीच कराया जाता है। ये हमारा मैक्रो अप्रोच हो गया। सेकेंड है माइक्रो अप्रोच, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म उपागम। सूक्ष्म उपागम क्या होता है, दीज आर यूज टू डेवलप वेरियस स्किल। इनका प्रयोग जो होता है कि विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकसित करने के लिए किया जाता है। एंड टू ब्रिंग अबाउट द मॉडिफिकेशन इन देयर बिहेवियर, उनके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है व्यवहार में बदलाव लाना, ठीक। मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस जिसको बोलते हैं, उनके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए इस प्रकार के उपागम का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के, माइक्रो जिसको बोलते हैं सूक्ष्म उपागम, ठीक है। दीज लेसन प्लान अंडर दिस अप्रोच आर प्रिपेयर टू टीच 5 और 7 पीपल इन 5 to 10 मिनट। मतलब इस प्रकार के पाठ योजना में, ठीक है, इस उपागम के अंतर्गत जो है कि 5 से 7 जो शिक्षार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनके पाठ योजना तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसमें टाइम पीरियड होता है 5 से 10 मिनट। यानी 5 से 10 मिनट के टाइम पीरियड में 5 से 7 विद्यार्थियों को टीच कराने के लिए इस प्रकार के उपागम को तैयार किया जाता है। माइक्रो अप्रोच जो सूक्ष्म उपागम होता है इंक्लूड्स टीचिंग गाइडेंस, रीटीचिंग गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन, रेनफोर्स, फीडबैक एटीटी। जो माइक्रो अप्रोच होता है जिसे हम सूक्ष्म उपागम कह रहे हैं, सूक्ष्म उपागम में क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या शामिल होता है, टीचिंग शामिल होती है, ठीक है, पढ़ाने का, गाइडेंस मार्ग प्रदर्शन करने का, रीटीचिंग दोबारा पढ़ाने का, और री गाइडेंस दोबारा मार्ग जो है कि प्रदर्शित करने का, मार्ग प्रशस्त करने का, और इंस्ट्रक्शन और निर्देश देने का, रेनफोर्समेंट जिसे पुनर्वलन बोलते हैं, पुनर्वलन देने का, फीडबैक देने का, और जिसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि, ठीक है, कि बच्चे से फीडबैक लेना, ईटीसी और एक्सेट्रा। बाई यूजिंग दिस टेक्निक, इन सभी तकनीकों का प्रयोग करके बिहेवियर ऑफ पीपल इज मॉडिफाइड, ठीक है, जो छात्र होते हैं उनके बिहेवियर में बदलाव किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि माइक्रो अप्रोच और मैक्रो अप्रोच और मैक्रो अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जिसे हम स्थूल उपागम और सूक्ष्म उपागम कहते हैं। थर्ड हमारा है रिटेन फॉर्म। रिटेन फॉर्म क्या होता है, ये हमारा स्ट्रक्चरल टाइप्स का एक पार्ट है। थर्ड, द रिटेन फॉर्म ऑफ लेसन प्लान इज स्टार्ट टू द पीपल टीचर इन द ट्रेनिंग कॉलेज और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स। जो रिटेन फॉर्म होता है, रिटेन फॉर्म ऑफ द लेसन प्लान, जैसे लेसन प्लान का जो रिटेन मतलब लिखित रूप होता है, इस स्टार्ट पढ़ाया जाता है टू द पीपल्स टीचर, शिक्षक छात्र को, इन द ट्रेनिंग कॉलेज, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाले जो कॉलेज हैं, जो प्रशिक्षण प्रोवाइड कराने वाले कॉलेज हैं, या फिर जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, जो प्रशिक्षण विभाग है, उन कॉलेजों और ट्रेनिंग प्रशिक्षण विभागों में इस प्रकार की शिक्षक और छात्र के बीच में इस प्रकार के लेसन प्लान को क्या कहता है, पढ़ाया जाता है। व्हेन द पीपल टीचर लर्न टू प्रिपेयर द रिटन फॉर्म ऑफ द लेसन प्लान एंड रिस्टार्ट देयर टीचिंग प्रैक्टिस। कह रहा है कि जब जो शिक्षक छात्र होते हैं, ठीक है, लर्न सीखते हैं, टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए, रिटन फॉर्म मतलब लिखित रूप ऑफ द लेसन प्लान का, एंड स्टार्ट देयर टीचिंग, और अपनी जो शिक्षण कार्य है उसको, शिक्षण अभ्यास को पूरा करने के लिए, देयर सुपरवाइजर, उनका सुपरवाइजर, प्रोवाइड देम विद द प्रॉपर सजेशन, जो उनका सुपरवाइजर होता है एक जो है कि प्रॉपर तरीके से सुझाव मतलब सजेशन देता है, बाय कंपेयरिंग द लेसन प्लान से कंपेयर करके, जैसे लेसन का जो प्लान है उसके हिसाब से कंपेयर करके जो शिक्षक छात्र होते हैं उनको जो सुपरवाइजर होता है उनका एक प्रकार से जो है कि प्रॉपर सुझाव जो है कि प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एंड टीचिंग एक्टिविटीज़ सो दैट, और जो शिक्षण गतिविधियां हैं, सो दैट ताकि दे में एक्वायर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण कार्य के उद्देश्य हैं उनको क्या कर सकें, क्रिया, सो दैट ताकि दे में एक्वायर, ताकि वो सीख सकें या अर्जित कर सकें, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ताकि वे शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको क्या कर सके, प्राप्त कर सके, एक्वायर कर सकें, ठीक है। चौथा हमारा है रिटेन फॉर्म, अनरिटेन फॉर्म। थर्ड हमारा रिटेन फॉर्म हो गया। अनरिटेन फॉर्म, अनरिटेन फॉर्म क्या होता है, अंडर रूल्स मतलब नियमों के अंतर्गत, एवरी इन सर्विस, प्रत्येक लोक सेवा में, एवरी इन सर्विस टीचर हैज़ टू टीच डेली 5 to 6 क्लासेस, ठीक है। अंडर रूल्स मतलब नियम के अंतर्गत, प्रत्येक एक जो है कि सेवा में जो शिक्षक होता है उसको हैज़ टू टीच डेली 5 to 6 क्लास, 5 से 6 क्लास क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, 5 से 6 क्लास लेना पड़ता है किसी भी स्कूल में। प्रिपरेशन ऑफ रिटन फॉर्म ऑफ लेसन प्लान, जो प्रिपरेशन ऑफ रिटन फॉर्म होता है मतलब लिखित फॉर्म का जो प्रिपरेशन तैयारी होती है आप एक लेसन प्लान की, इज़ वेरी डिफिकल्टी टू, बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है, टू टीच पढ़ाने के लिए, एंड एवरी क्लास मतलब प्रत्येक कक्षा में पढ़ाने के लिए क्या होती है, बहुत ही कठिन होती है। हेंस इसलिए बिफोर इंटरनिंग द क्लास मतलब क्लास में प्रवेश करने से पहले दे प्रिपेयर अनरिटन फॉर्म, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, अनरिटन फॉर्म को तैयार करना पड़ता है ऑफ द लेसन प्लान के, इन देयर माइंड्स, अपने मस्तिष्क में पहले से ही क्लास में इंटर करने से पहले ही लेसन प्लान को तैयार करना पड़ता है, सो दैट ताकि द टीचिंग ऑब्जेक्टिव, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, मे बी अचीव्ड हासिल किए जा सके बाय एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड पीपल, मतलब शिक्षक छात्रों और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया है उसको क्या किया जाए, अचीव किया सकते हैं, मतलब हासिल किया जा सके, ठीक है।
रिटेन फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या करना होता है कि सबसे पहले माइंड से पहले से एक अवधारणा पहले से प्रिपरेशन करके जाना होता है, माइंड में सेट करके जाना होता है, ठीक है, कि हमें क्या चीज़ को पढ़ाना है। उसको बोलते हैं अनरिटन फॉर्म। किसी भी शिक्षक को डेली बेसिस पे किसी भी स्कूल में 5 से 6 क्लास क्या करना होता है, लगाना होता है, ठीक है। तो अगर 5 से 6 क्लास लगाना होगा तो उसके लिए थोड़ी सी ये कठिन बात हो जाती है कि सारे सब्जेक्ट को, सारे क्लास के जो नॉलेज है उसको जो है कि सही तरीके से वो एक्वायर नहीं कर पा रहा होगा, तो इसलिए उसको पहले से क्या करना पड़ता है, माइंड में सेट करके जाना होता है कि क्लास में हमें क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा अनरिटन फॉर्म और रिटन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रामर। ग्रामर के जो मुख्य गुण हैं वो कौन कौन से हैं। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रामर, जो व्याकरण होते हैं उनके मुख्य गुण कौन कौन से नीचे दिए गए हैं। द इंग्लिश ग्रामर वाज डेवलप्ड एंड, जो इंग्लिश ग्रामर का विकास किया गया, एंड रिटन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिन ग्रामर, जो लैटिन ग्रामर है उसके आधार पर इंग्लिश ग्रामर का विकास किया गया। लैटिन का मतलब विदेशी, फॉरेन कंट्री के ग्रामर के बेस पे। सेकंड लिख सकते हैं कि ग्रामर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज। जो ग्रामर होता है वो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, ठीक है, भाषा का, विच स्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, जो शब्दों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। थर्ड लिख सकते हैं, ग्रामर डज नॉट हैव द कोड रूल्स। ग्रामर के पास कोई कोड रूल नहीं होता है कि कोई कोड लगा दिया और आप समझ गए कि नहीं, हाँ इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि ग्रामर डज नॉट हैव ए कोड रूल। जो ग्रामर होता है उसके पास कोई कोड रूल नहीं होता है। इट इज़ लाइक एटिक्वेट एंड टेबल, मतलब वो एक सटीक तरीके से एक टेबल उसका बना हुआ है कि इसको याद करने के बाद आप दूसरा चीज़ याद करेंगे, इसके बाद ये याद करेंगे, तभी जैसे आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे, हेल्पिंग वर्ब याद करेंगे और नाउन प्रोनाउन जानेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट जानेंगे, तभी जो कि आप टेंस को जानेंगे, टेंस जानेंगे तो आप एक्टिव पैसिव जानेंगे, एक्टिव पैसिव अगर जानेंगे तो फिर उसके बाद नरेशन, इस तरीके से आगे चीज़, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो है कि अनुक्रमित होता है और रूल पे बेस्ड होता है, इसका कोई कोड नहीं होता है, ठीक है। लाइक इक्विट एंड द टेबल मैनर्स ऑफ स्पीकिंग, बोलने का एक सही तरीका, एंड राइटिंग लैंग्वेज, राइटिंग है लैंग्वेज और लिखने का, भाषा को लिखने का एक सही तरीका। चौथा आप लिख सकते हैं कि ये लैंग्वेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द मीनिंगफुल, मतलब जो भाषा है इज कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनाई गई है, ठीक है, इन ए मीनिंगफुल अरेंजमेंट, मतलब एक अर्थपूर्ण जो है कि रूप में। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था में, ठीक है, एक अर्थपूर्ण व्यवस्था में उसको क्या किया गया, बनाया गया है। ऑफ द वर्ड, शब्दों से, मतलब जो भाषा होती है वो शब्दों के एक विशिष्ट जो है कि अर्थपूर्ण तरीके ढंग से संयोग करके, मतलब व्यवस्थित करके बनाई गई है। एंड सेंटेंस बाय इट्स ग्रामर, ठीक है, और इसके ग्रामर के द्वारा इसको क्या किया गया, वाक्य के रूप में बदला गया है शब्दों को, ठीक है। पाँचवा लिख सकते हैं, ग्रामर इज अ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। जो ग्रामर होता है वो भाषा का क्या होता है, एक थ्योरी होता है, मतलब सिद्धांत होता है, ठीक है। जब हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो हम ग्रामर के जितने भी रूल्स वगैरह उनको फॉलो करके किसी भी सेंटेंस को या फिर भाषा का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। छठवां लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्रामर इज ए स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड द स्पेशलिटीज ऑफ द लैंग्वेज। कह रहा जो ग्रामर होता है वो गुणों का अध्ययन होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एंड द स्पेशलिटीज ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के विशेष चीज़ों का, विशेषों का क्या होता है, एक अध्ययन होता है। इट हैज़ बीन मेड इन आर्डर, ये जो आर्डर में बने होते हैं, टू एट इस्टेब्लिश द रूल, मतलब जो नियम होते हैं उनको स्थापित करने के लिए एक आर्डर में बने होते हैं, एंड प्रिंसिपल और सिद्धांतों में बने होते हैं, विच आर फॉलोड बाय द स्पीकर एंड राइटर, जिनका प्रयोग जो है कि स्पीकर मतलब बोलने वाले और लिखने वाले के द्वारा किया जाता है। अभी आपको बताएं कि एक जो कि अनुक्रमित होते हैं, एक क्रम में होते हैं, एक आर्डर में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, ग्रामर के रूल उनको याद करके, ठीक है, ग्रामर के रूल का प्रयोग करके जब हम भाषा में प्रयोग करते हैं तो स्पीकर मतलब जो बोलने वाला और लिखने वाला इन सभी रूलों इत्यादि का प्रयोग करके वो जो है कि बोलता है। सातवां लिख सकते हैं कि ग्रामर प्रेजेंट द फैक्ट्स। जो ग्रामर होता है वो तथ्यों को क्या करता है, दर्शाता है, प्रेजेंट्स करता है, एंड द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, और भाषा के नियमों को दर्शाता है। अरेंज्ड इनटू द सर्टेन कैटेगरी, जो एक निश्चित कैटेगरी में क्या की गई हैं, अरेंज की गई हैं, व्यवस्थित की गई, एंड स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल रूल्स, सामान्य रूलों के रूप में भी इनको क्या किया जाता है, बोला जाता है। स्टेटेड का मतलब बोला जाता है, ठीक है। आठवां आप लिख सकते हैं, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामेटिकल फॉर्म, ठीक है, कह रहा है कि जो प्रत्येक भाषा होता है उसका एक ग्रामेटिकल मतलब व्याकरण से संबंधित एक रूप होता है। नौवां आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड। यह सब जो शब्दों के संगठन का एक अध्ययन होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड, शब्दों के संगठन का एक अध्ययन होता है, इनटू द सेंटेंस मतलब वाक्य में, ठीक है। वाक्य आप जानते हैं कि जो शब्द होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, और जो वाक्य होते हैं वो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड इनटू द सेंटेंस, मतलब वाक्यों में शब्दों के संगठन से शब्दों का एक क्या होता है, अध्ययन होता है, विच इज़ बेस्ड ऑन द सर्टेन रूल, जो एक निश्चित रूल पे आधारित होता है, एक निश्चित जो एक सर्टेन मतलब निश्चित होता है, नियम पर क्या होता है, आधारित बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर। टीचिंग ग्रामर का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर आर टू, जो
ग्रामर टीचिंग का मेन पर्पज है, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य जो है वो है कि डेवलप स्टूडेंट्स इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो विद्यार्थी होते हैं उनको विकसित करना इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा की जो संरचना है उन उस दृष्टि से क्या करना, उन उसको जो शिक्षार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनको विकसित करना। डेवलप ए साइंटिफिक एटीट्यूड अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में जो वैज्ञानिक मनोवृत्तियाँ उनको विकसित करना। इनेबल पीपल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, मतलब जो छात्र होते हैं उनके खुद के अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में योग्य बनाने के लिए लॉजिकली, तार्किक रूप से और जो है कि सटीक रूप से इन स्पीच इन राइटिंग, मतलब बोल करके और लिख करके। चौथा आप लिख सकते हैं टीच ग्रामर एज ए रूल गवर्निंग, मतलब जो ग्रामर पढ़ाना होता है, पढ़ाना होता है एज ए रूल, एक रूल गवर्निंग की तरह काम करता है व्यवहार में। एंड नॉट एज मोर रोट लर्निंग, मतलब रटने के ऊपर निर्भर नहीं होता है, कह रहा है नॉट एज मेयर रूट लर्निंग, मतलब रटना नहीं होता है, एक रूल गवर्निंग होता है, ठीक है। पाँचवा आप लिख सकते हैं इनेबल पीपल टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के रूल के बारे में जो छात्र होते हैं उनके अंदर एक समझ विकसित करने के लिए जो है कि उद्देश्य हो सकते हैं। छठवां आप लिख सकते हैं डेवलप स्टूडेंट टू रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब जो छात्र होते हैं उनमें तार्किक और एक सटीक जो है कि प्रेक्षण, मतलब ऑब्जर्वेशन विकसित करने के लिए है कि इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सातवां आप लिख सकते हैं इनेबल स्टूडेंट टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो छात्र होते हैं उनको योग्य बनाने में, सिमुलेट समाकलित करने में, द करेक्ट पैटर्न को ऑफ लैंग्वेज भाषा के, विदाउट रूट मेमोराइजेशन, मतलब जिसको बोलते हैं रटना, ठीक है, याद करने के अतिरिक्त जो है कि जो छात्र होते हैं उनमें समाकलित करने और पैटर्न को ढूंढने में क्या करता है, मदद करता है, मतलब योग्य बनाता है। इनेबल का मतलब होता है योग्य बनाता है, समर्थित करता है या समर्थन प्रदान करता है विद्यार्थियों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दिया है, डिस्क्राइब एजुकेशनल टेलीविजन। जो एजुकेशनल टेलीविजन होते हैं उनको कह रहा है वर्णन कीजिए, ठीक है। एजुकेशनल टेलीविजन क्या होता है? टेलीविजन इज ए वन ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है, कि जो टेलीविजन होता है वन ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो टेलीविजन होता है वो बहुतायत, मतलब ठीक है, बहुत बड़े स्तर पे एक जो है कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन होता है। इट हैज़ रेपिडली एलिवेटेड इट्स सेल्फ, मतलब ये लगातार अपने खुद में जो है कि आगे की तरफ प्रोत्साहित हो रही है, टू लेवल ऑफ बिग बिजनेस, मतलब एक बड़े बिजनेस के लेवल पर। एंड बिकम ए वेरी पावरफुल मीडियम, और बिकम मतलब हो गया ये वेरी पावरफुल मीडियम, मतलब बहुत शक्तिशाली साधन हो गया। इट हैज़ रिवॉल्यूशन एंड लाइफ्स ऑफ पीपल्स इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि इट हैज़, मतलब इसने, टेलीविज़न ने जो है, एजुकेशनल टेलीविज़न ने क्या किया है कि दुनिया के सभी लोगों के जीवन में एक क्रांति ला दिया है। इट हैज़ रिवॉल्यूशनड द लाइफ्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है, इसने क्या किया है कि विश्व में सभी लोगों के जीवन में क्रांति ला दिया। टेक्नोलॉजिकली, मतलब प्रौद्योगिकी रूप में देखा जाए, एज ए कम्बिनेशन ऑफ साउंड पिक्चर, मतलब साउंड एंड पिक्चर, ध्वनियों और चित्रों का जो कम्बिनेशन है, इट प्रोवाइड्स फॉर द मोस्ट इफेक्टिव टेम्परल एंड स्पेटियल ट्रांसमिशन ऑफ रियलिटी, कि जो ध्वनियों और पिक्चरों का जो कम्बिनेशन, जो संगठन है, ठीक है, इट प्रोवाइड, अवगत कराता है, फॉर द मोस्ट इफेक्टिव टेम्परल, जो प्रभावशाली टेम्परल है अधिकतापूर्ण में, एंड स्पेटियल ट्रांसमिशन, मतलब स्पेटियल ट्रांसमिशन ऑफ रियलिटी, मतलब वास्तविक रूप से क्या करता है, संचारित करता है, चीज़ों को दिखाता है, दर्शाता है, टू इट्स व्यूअर, मतलब अपने दर्शकों को, ठीक है। इट्स प्रोवाइड फॉर द मोस्ट इफेक्टिव टेम्परल एंड द स्पेटियल ट्रांसमिशन ऑफ रियलिटी टू इट्स व्यूअर ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड नेटवर्क, मतलब इसके विस्तृत फैलाव, मतलब नेटवर्क के इसके विस्तृत फैलाव के कारण, इट हैज़ बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यह जो है कि सूचना का बहुत बड़ा एक साधन हो गया है, एंड इंटरनेट और मनोरंजन का, ठीक है, फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए, अपने लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए यह जो है कि मनोरंजन का और सूचना का बहुत बड़ा एक साधन हो गया है। एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम क्या है, इसको समझ लेते हैं। द फॉलोइंग एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, निम्नलिखित जो शैक्षणिक टेलीविज़न प्रोग्राम कार्यक्रम है, ठीक है, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में जो प्रस्तावित हैं, फैलाव है। सेकेंडरी, पहला हो गया सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं STV, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट STV। सेकेंड हमारा दिल्ली एग्रीकल्चर टेलीविज़न DA DTV प्रोजेक्ट, कृषि दर्शन
सेकंड हमारा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये जो है कि हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम है, एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम है। नेक्स्ट हमारा एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम हो जाएगा पोस्ट साइट प्रोजेक्ट। थर्ड हमारा इंडियन नेशनल सैटेलाइट जिसको बोलते हैं इनसाइट। और सिक्स हमारा हायर एजुकेशन टेलीविज़न प्रोजेक्ट जिसको HETV या फिर UGC बोलते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन टेलीविज़न प्रोजेक्ट। ये हमारे क्या हैं, 6 ये हमारे एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ठीक है, ग्रामर पढ़ाने के क्या क्या गुण हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। फॉलोइंग्स आर द मेरिट्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ठीक है, ग्रामर पढ़ाने के निम्नलिखित जो कि गुण हैं। पहला गुण आप लिख सकते हैं कि ग्रामर टीचिंग इज इसेंशियल इफ़ वी वांट टू प्रोसीड फ्रॉम ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कह रहा है कि ग्रामर टीचिंग जो होता है आवश्यक होता है इफ़ वी वांट टू, यदि हम चाहते हैं, टू प्रोसीड आगे बढ़ाना, फार्म कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जब हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं तो हमें ग्रामर टीचिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। ग्रामर टीचिंग इज इसेंशियल इफ़ वी वांट टू प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। ग्रामर टीचिंग जो होता है तब जरूरी हो जाता है कि जब हम चीज़ों को मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। ठीक है, मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से जब किसी वस्तु को हम देख रहे हैं उसके बारे में कुछ भी विचार विमर्श करना, वो हमारा तो मूर्त हो जाता है। लेकिन अमूर्त वो होता है जब हम किसी चीज़ को नहीं देखते हैं, कल्पना करते हैं, तो वह हमारा अमूर्त के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात जो वस्तु उपस्थित ना उसके बारे में क्या करना, कल्पना करना अमूर्त कहलाता है, या फिर जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, सेकेंड आप लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स ए क्राइटेरिया फॉर जजिंग द करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज। जो ग्रामर टीचिंग होता है वो अवगत कराता है, प्रोवाइड्स का मतलब अवगत कराता है या फिर प्रदान कराता है एक क्राइटेरिया, मतलब एक क्षेत्र को, फॉर द जजिंग मतलब जज करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, द करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज भाषा के सटीक होने के, मतलब मूल्यांकन करने के लिए, द करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज भाषा के सटीक होने के अर्थ में, ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए एक जो है कि क्राइटेरिया के क्षेत्र जो है कि अवगत कराता है। सीधी सी बात यह है कि जब हम ग्रामर टीचिंग कराते हैं तो जो भाषा होती है वो सटीक है अथवा नहीं है, इसका जज कैसे होता है, जब हम ग्रामर के रूल इत्यादि को पढ़े होते हैं, किसी सेंटेंस को बोलने को, किसी भाषा को बोलने को, किसी जो है कि कहानी इत्यादि को बताते वक्त हम यह मूल्यांकन करते हैं, हम यह जज करते हैं किसके आधार पर, टीचिंग ग्रामर के आधार पर, मतलब जो ग्रामर होता है उसके रूल के आधार पर हमें बताते हैं कि हमने जो बोला, हमने जो लिखा है वो सही अथवा गलत है। ठीक है, थर्ड हमारा हो जाएगा इट हेल्प इन राइटिंग करेक्टली। यह सटीक लिखने में क्या करता है, मदद करता है। लैंग्वेज इज ए कम्प्लेक्स सिस्टम, जो भाषा होता है वो एक कम्प्लेक्स का मतलब संयुक्त एक यंत्र विन्यास होता है। इट मस्ट हैव लॉजिक, इसके पास एक क्या होती है, एक लॉजिक होती है। एक ग्रामर इज ए बिहाइंड इट, मतलब उसके पीछे ग्रामर का रूल होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस, जैसे जो भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इन सारे सेंटेंसों के पीछे क्या एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है, ग्रामर के रूल हो। ठीक है, पाँचवा आप लिख सकते हैं शो फॉर करेक्ट एक्सप्रेशन, मतलब बहुत अधिक करेक्ट एक्सप्रेशन के लिए इन ए लैंग्वेज भाषा में, ठीक है, इज कंसर्न जो संबंधित होता है, इज ग्रामर इज इसेंशियल, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त करने के लिए, एकदम सटीक एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा में क्या है, ग्रामर बहुत ही इसेंशियल होता है, मतलब आवश्यक हो जाता है। छठवां आप देख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग मैनी मेंटल एबिलिटीज़, ये जो है कि मदद करता है डेवलपिंग मैनी मेंटल, जो कि मानसिक योग्यताओं, बहुत सारी मानसिक योग्यताओं को विकसित करने में मदद करता है। सच एज ए रीजनिंग, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, जिसके हम तर्क विज्ञान कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण और कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो यह ध्यान केंद्रित करने में, प्रेक्षण में, रीजनिंग में और बहुत सारी मानसिक योग्यताओं को विकसित करने में यह मदद करता है टीचिंग ग्रामर। सातवां आप लिख सकते हैं कि इट गिव्स एन इंसाइट इनटू स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ये जो होता है भाषा के संरचना के रूप में एक इंसाइट प्रोवाइड कराता है, एक दृष्टि प्रोवाइड कराता है। इट इज़ अ सिस्टमेटाइज नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, ये जो है ये भाषा के सिस्टमेटाइज नॉलेज का एक रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जाएगा, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ टीचिंग ग्रामर इन स्कूल। स्कूल में ग्रामर टीचिंग के क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो इन प्रेजेंट टाइम्स, वर्तमान समय में ग्रामर इज लॉसिंग इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब ग्रामर है वो अपने महत्व को कंटिन्यू खोता चला जा रहा है ना। ठीक है, ये कौन कहा है, पी गर्ग कहे हैं, पी गर्गे ने कहा है कि जो ग्रामर है वो वर्तमान समय में अपने जो महत्व है उसको खोता चला जा रहा है। ऐसा इसलिए इन्होंने ये कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन में ग्रामर के रूल को ध्यान में न रखते हुए कुछ भी बोल जाते हैं। अगर जबकि उन बोलते समय उनका अगर मूल्यांकन किया जाए तो देखा जाए तो ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनका अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये कह रहे हैं कि कंटिन्यू जो है कि ग्रामर के रूल्स, ग्रामर के जो महत्व उसको उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, पी ग्यूरे भी, मतलब पी ग्यूरे की दृष्टि में
इन सेकेंडरी स्कूल मतलब सेकेंडरी स्कूल जो है माध्यमिक स्कूल द यूज ऑफ पार्सिंग एंड फुल एनालिसिस इज वेस्ट ऑफ टाइम कंपेयर टू द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनी अदर एक्सरसाइज। ठीक है, और हॉलीडे कह रहे हैं कि इन सेकेंडरी स्कूल जो माध्यमिक स्कूल हैं यूज ऑफ पार्सिंग ऑफ फुल एनालिसिस, जो पार्सिंग और फुल एनालिसिस मतलब पूर्ण विश्लेषण के जो प्रयोग हैं इस वेस्ट मतलब बेकार हो जाते हैं। अब टाइम कंपेयर्ड मतलब समय की तुलना के दृष्टिकोण से देखा जाए टू द इफेक्टिवनेस जो प्रभावशाली हैं आप मैनी अदर एक्सरसाइज मतलब दूसरे जो एक्सरसाइज हैं उनके प्रभावशाली होने के संदर्भ में कंपेयर किया जाए तो ये क्या हो रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, इज ए वेस्ट एंड हिज कॉलेजियस कंडेमेंड बाई इट सेइंग मतलब जो सहकर्मी हैं कॉलेजियस का मतलब सहकर्मी, कंडेमेंड मतलब क्या करते हैं, निंदा करते हैं, इट इसकी बाई सेइंग मतलब कि